हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। फिट एज फिदर। हम्म। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 का। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बेसिक सा इंट्रो सब में दे देते हैं, सभी लेक्चर्स में। बाकी हमें हर लेक्चर में एक बात बोली है मैंने, और इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ। व्हाट? वो क्या है कि हमें क्या नहीं भूलना है? मिशन 95 प्लस इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। और ये देखो, इस बार मैंने बिल्कुल मिडल में लिख दिया, भूलना नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है। हर लेक्चर में मैं इसीलिए लिखता हूँ ऊपर ही, जिससे इसे देखकर आगे जो पूरा लेक्चर होने जाता है ना, उसे बहुत अच्छे से करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, कि हाँ यार हम भी 95 प्लस लाएंगे इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है। सो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बाकी मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम इसके बाद करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद। ठीक है। ये जो टॉपिक खत्म होगा इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स का लेक्चर भी अपलोड करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से अच्छे से सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं इसके। क्या है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहे होंगे सर डेफिनेशन जरूर पढ़ते हो। कोई ना यार, समझाते भी तो हैं। सो क्या कहती है हमारी डेफिनेशन? आइए पढ़ते हैं। व्हेन मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट, नेट फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। है सर, इसका मतलब क्या है? हमको भी समझा दो। ऐसे डेफिनेशन रटवाओगे का? नहीं बच्चा, डेफिनेशन नहीं रटनी हमें। चलो देखो समझाते हैं। अभी तक हमने कूलॉम फोर्स पढ़ा, ठीक है, चार्जेस पढ़े। तो कूलॉम फोर्स में क्या था, या जो चार्जेस लग रहे थे उनमें क्या था? स्टडी किसकी? दो चार्जेस की हो रही थी ना, कि इनके बीच या तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, ठीक है, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। सही बात है। लेकिन अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है हमसे, कि मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो। मल्टीपल चार्जेस बोले तो एक दो से ज्यादा चार्जेस हमारे पास हो, 3 4 5 6, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम दो चार्जेस के बारे में तो, कि कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो आराम से निकाल पा रहे थे। लेकिन अब जब हमारे पास दो से अधिक चार्जेस दे दिए गए हो, उस केस में हम क्या करेंगे? सो इसीलिए हमारा बन गया ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और यही ये बात कह रहा था कि व्हेन मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट, कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, उस केस में हमारा एक कंसेप्ट जो 11th में हमने पढ़ा था वो वर्क करेगा, वो आएगा। वो क्या था? वेक्टर सम। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, देन नेट फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। अब उसमें ना सभी के इंडिविजुअली जो फोर्सेस लगेंगे ना, उनका सभी का क्या होगा? वेक्टर सम। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। चलिए एक डायग्राम के साथ समझाते हैं, तब बेटर समझ में आएगा। ठीक है। सो मान लीजिए हमारे पास ये चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, ठीक, एंड Q4। ये हमारे पास चार चार्जेस है, मोर देन 2 हमने मान लिए। ठीक है। अब एक हमारे पास ये एक चार्ज है, कैपिटल चार्ज Q। ठीक है। बड़ा चार्ज हमने इसे Q से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल Q से। ठीक है। अब इस केस में देखो क्या होगा, मान लीजिए ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उस केस में क्या होगा? अब ये सभी देखो इंडिविजुअली इस पे फोर्स लगाएंगे। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो अब देखो ये जो Q1 है, ये Q1 इस पर क्या, इसके बिल्कुल सीधे इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही Q2,
कि Q2 भी इंडिविजुअल इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बिल्कुल ऐसे। ठीक, अब बात Q3 की आ गई, तो भाई Q3 भी ऐसे ही इंडिविजुअली इसके बिल्कुल सामने ऐसे करके फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब भाई ये सभी चार्जेस क्या करेंगे, इसे भाई पुश करने की कोशिश करेंगे ना, धक्का देने की, कि नहीं भाई हमारे पास को आने की कोई जरूरत नहीं है, तो उससे नफरत करते हैं हम। ठीक है, तू दिल से उतर चुका है, अब भाई निकल ले, अब इधर को आने की कोई जरूरत नहीं, जो एक बार दिल से उतर गया सो उतर गया। तो ये सब तो यही कह रहे हैं ना, ये Q1 Q2 Q3 Q4 सभी के दिल में ये कैपिटल चार्ज Q है, इसके लिए नफरत है। कह ही नहीं रहे कि भाई पास आने ही नहीं दे रहे, भाई चला जा तू, दूर धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अब ये Q4 है, ये भी इंडिविजुअल इस पे धक्का देगा, इसे कहेगा कि भाई तुझे मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। ठीक, तो अब देखो, अब हमें पता है, अब ये Q पर, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, Q1, किसके रेस्पेक्ट में, तो फोर्स ऑन Q विद रेस्पेक्ट टू Q1, या फिर फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। ये जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, ये आप समझ में आया, वही बात है ये यहाँ पर। ठीक है, ऐसी अब ये है, इसका Q2 का फोर्स ये लग रहा है, तो क्या होगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। ऐसी Q3 के हिसाब से जरिए लग रहा है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3, और ऐसे ही Q4 से फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q4। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर काम आएगा क्या, क्या आएगा, वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे निकालते थे, याद है कुछ, या तो ट्रायंगुलर मेथड से निकालते थे, या पैरेललोग्राम वाले से। तो वैसे ही करेंगे हम। हाँ, अब क्या होता था, ऐसे उसका रिजल्टेंट निकालते थे, रिजल्टेंट से। सर याद आ रहा है, याद आएगा क्यों नहीं यार, अच्छे बच्चे हो यार, पढ़ने वाले बच्चे हो, थोड़ा बहुत तो याद आएगा ही यार, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, और वेक्टर तो भाई वैसे भी बहुत जरूरी है, 11th में जरूरी था, पूरी 11th वेक्टर, हर चैप्टर में वेक्टर मिल जाता कहीं ना कहीं, 12th में भी वेक्टर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, हर जगह। ठीक है, तो वेक्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके सभी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, अगर 11th में ध्यान नहीं दिया तो अब 12th में ध्यान दे लेना। ठीक है, ध्यान देना बहुत जरूरी है इस पे। ठीक, तो देखो अब इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब मान लो हम इन्हें फोर्स मान लेते हैं, हम इसे F1 फोर्स, इसे F2 फोर्स, इसे F3 फोर्स, और इसे F4 फोर्स मान लेते हैं। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट है, तो इस पे क्या होगा, F1 प्लस F2 का, इनके फोर्स का वेक्टर सम होगा ना। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखो अब क्या करेंगे, सेम चीज है भाई, इसका वही पैरेललोग्राम वाला सिस्टम, ऐसे करके ये बना लिया। ठीक है, ये समझने के लिए वही। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास ये तो हो गया, अब हमें किसका निकालना, अब देखो सभी का इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल दी वेक्टर्स, मतलब वेक्टर सम क्या करना है, सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का निकालना है ना। तो उसी हिसाब से अब देखो हमने इसका निकाल लिया, अब देखो इसकी F1 और F2 का हो गया। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो क्या होगा, अब इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा, बताइए बताइए, ये दो हैं। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट लगभग ये होगा। ठीक है, ऐसे मान लो ये इनका रिजल्टेंट है। ठीक, तो सेम चीज वही, इसे थोड़ा सा और लंबा निकाल लो। ठीक है, तो अब इसका ये, और इससे पैरेललोग्राम से वैसे ही कर लेंगे ऐड। अब इस पे क्या होगा, F1, अब हमने क्या F1 प्लस F2 तो हमारे पास पहले से था, रिजल्टेंट से निकाला है, और F3 इसका है, प्लस F3 हो गया वेक्टर का सम। ठीक है,
अब सेम वही है, अब ये हो गया। अब इसके साथ अब हम इनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। मान लो इनका रिजल्टेंट कुछ ये गया, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। तो अब इस पे सम क्या हो जाएगा, वही F1 का वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ठीक है। ढंग से लिख लेते हैं यार उधर। अब देखो इससे हमारा ये क्या हो गया, फोर्स ऑन क्यू, ठीक है। कि वेक्टर का क्या करेंगे, अब वेक्टर सम है तो भाई जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे इंडिविजुअली सभी का वेक्टर सम निकल जाएगा, ठीक है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, और ये किसके लिए, जितने भी इंडिविजुअली फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, जितने भी चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे उसके लिए है ये, ठीक है। तो n से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इनफाइनाइट कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, ठीक है। क्या है, तो मान लीजिए हमारे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसके 3 कॉर्नर्स पे मान लीजिए इस पे 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज रखा है, ठीक है। इस पर 8 माइक्रो कूलम्ब चार्ज रखा है और इस पर 4 माइक्रो कूलम्ब चार्ज रखा है, ठीक है। और इस पर कोई भी चार्ज, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, सही है। तो अब आप मुझे बताइए, ठीक है, इस पर जो मान लीजिए इसे हम पॉइंट दे देते हैं, नेम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी का जो मीन्स रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कितना लगेगा इस पर, अब ये बताइए। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो भाई अब रिजल्टेंट की बात आ गई, वेक्टर वाला कंसेप्ट आ गया ना इसमें, ठीक है। तो अब देखो, अब मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो अब ये बी है, ठीक है। तो ए क्या करेगा, बी को किस साइड में, इस साइड में ढकेलना चाहेगा ना, इस साइड को रिपेल करेगा, ठीक। ऐसे ही सेम अब ये हमारा सी है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा लग रहा था फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक। अब ऐसे हमारा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी लगेगा। अब सी का क्या रहेगा, सी भी इसको बिल्कुल ऊपर इसको जस्ट धकेलना चाहेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत ना जी ना सर, दिक्कत किस बात की, ठीक। और हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो इनका रिजल्टेंट ये बिल्कुल बीच से रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, निकल जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, पहले तो दोनों का इंडिविजुअली हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमें, तो फिर उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दोनों का इंडिविजुअली फोर्स निकाल लेते हैं, कितना कितना लगेगा। तो पहले के लिए निकाल लेते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, इतने लेक्चर्स हो गए, सब में अच्छे से समझा दिया। बताओ क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। हाँ जी सर बिल्कुल होगा, कैसी बातें करते हो, नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद Q1 हमारे पास कितना है, 2 माइक्रो कूलम्ब। कोई दिक्कत ना जी ना सर, दिक्कत किस बात की, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखो 2 माइक्रो कूलम्ब है। अब माइक्रो कूलम्ब में कितना होते हैं, 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया, ठीक है। ये चीज हाँ याद रखना, ऐसी मोस्टली न्यूमेरिकल्स ऐसे ही मिलेंगे। माइक्रो मान लीजिए आपको दिया होगा माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब, ठीक है। तो उन्हें चेंज करके इसकी पावर कितनी होती है, 10⁻⁻6 एज इट इज, ठीक है। Q2 क्या है हमारे पास, 8 इंटू माइक्रो कूलम्ब 10⁻⁻6 अपॉन, ठीक है। अब वही फोर्स Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी भी वैल्यू हम लगा देंगे। अब R²,
तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर। लेनी किस में होती है हमें, मीटर में, मीटर में लेनी होती है, नहीं होती, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। अब 12th में आ गए, अब ये नन्ही नन्ही बातें भी पता नहीं होंगी तो भाई कोई फायदा नहीं है, फिर भी चलो बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे अरे सर बताओ हमें, हम बायो वाले हैं, मैथ्स वाले नहीं हैं, हमें समझाओ अच्छे से, बिल्कुल लाइन टू लाइन, हमें ये डायरेक्ट कहाँ से क्या कर दिया समझ में नहीं आता, ठीक है। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सही बात है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये तो छोटी क्लासेस की बात है यार, ठीक है। तो इसे मीटर में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये 100 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसे 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं। वैसे ही इससे जब ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी सर, ठीक है। इसकी वैल्यू के की, पूरे की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। हाँ सर याद है, अब करना है यार, सब याद रहेगा हमें, ठीक है। ऐसे ही लिख लो इसे 2 इंटू 8 इंटू और 10⁻⁻6 -12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, क्यों हर बार हर लेक्चर में यही बोलते हो सर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अरे आपके होते कोई दिक्कत होगी, हो सकता है सर ऐसा क्या, ना मेरे शेर पुत्रो ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और इसकी 10⁻⁻4 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको कट कर देंगे ऐसे, 2 से 2 गया और ये 2 4 जा FVA, ठीक है। 9 4 जा 36 इंटू, अब ये 10⁻9 है और ये कितना है माइनस का, तो कितना हो जाएगा 10⁻−3। अब ये माइनस का ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, FVA, ठीक है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इधर आ जाओ ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा 36 और ये -3 और ये 4 है, कितना बचेगा 1, तो 1 का इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ठीक है, यही तो दिया है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब देखो हमें निकालना है, तो डायरेक्ट बताऊं अब कितना आएगा 720 न्यूटन। सर 720 न्यूटन डायरेक्ट लिख दिया आपने, कैसे आ जाएगा, चलो देखो लॉजिकली समझा देता हूँ, बाकी खुद सॉल्व करके देखना, यही 720 आएगा, ठीक है। लॉजिकली क्या समझा देता हूँ, देखो बाकी सब कुछ सेम है, स्क्वायर है, डिस्टेंस सेम है, 4 सेकंड 4 सेम है, ठीक है, Q2 सेम है, इसमें केवल Q1 ही तो बदली थी और यहाँ पर Q2 की वैल्यू उससे डबल हो गई, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये आया था बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा। बाकी अगर बिल्कुल ऐसे सिस्टम से देखना, ठीक है, करके तब भी यही आएगा हमारा, ठीक। अब ये तो हो गया सर, हो गया नहीं हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर खींच रहा है ये, तो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, अब हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। फॉर्मूला पढ़ा था, याद होना चाहिए, क्या था, A² + B² + 2AB cos थीटा, याद आया, हाँ जी सर आ गया याद, कोई ना टेंशन की कोई बात नहीं। अब देखो A² है, A² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 360 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास 720 है, 720 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 360 से लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात बताओ, इन बोथ द केसेस, ठीक है, ये हमारा आया
2ab cos थीटा, ठीक है। अब हमारा cos वो है 90, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लो डायरेक्ट 0, ठीक है। अब देखो 360 का होल स्क्वायर प्लस 360 का होल स्क्वायर इसमें भी है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशंस को इजी बनाओ, ठीक है। इससे 360 का होल स्क्वायर कॉमन आया, 1 बचेगा, प्लस अब इससे 360 का होल स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये हो गया 360 का होल स्क्वायर, ये 360 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा √5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हाँ जी ना सर। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स Fr, ठीक, ओके। अब देखो, अब ये तो हमारा हो गया मैग्नीट्यूड, अब वेक्टर की बात चल रही है, तो भाई ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट होगा किस डायरेक्शन में, या अभी ये रिजल्टेंट है, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में होगा, अब किस डायरेक्शन में होगा ये भी तो हमें निकालना है ना, कितना एंगल थीटा बनेगा इससे, टेंशन की क्या बात, हम क्या करेंगे इधर लिख लेते हैं, ठीक है, स्पेस कम है तो इधर लिख लेते हैं, tan थीटा निकालना है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, P/B, ठीक है। अब देखो इस पे कितना फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना लगा, 720 लगा, 720 न्यूटन, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना लगा, 360 न्यूटन, ठीक है। तो ये P की वैल्यू हो गई हमारी और ये B की हो गई, तो वैसे लिख देंगे यहाँ पर आके 720/360, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, इससे कट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 2, ठीक, समझ में आ गया, tan इनवर्स 2, ठीक है। अच्छा चलो, एक बहुत अच्छा सा मतलब अच्छी सी बात दिमाग में आई है, ठीक है, अभी आपसे पूछते हैं और बताते भी हैं, ठीक, बहुत अच्छा पॉइंट है, 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। तो देखो बात ये है, मान लीजिए हमारे पास एक ये एक चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है, और मान लीजिए एक हमारे पास B दूसरा जो चार्ज है वो है 3 कूलम का, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये 2 कूलम का, ये 3 कूलम का है, तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस साइड को। अब इस पे ये फोर्स लगा रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन का मान लो, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं हम कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम कोई थर्ड, हमारे पास हम कोई थर्ड चार्ज ले आए, ठीक है, तो क्या वो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इनका इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा है उसमें हस्तक्षेप करेगा। हाँ सर, इतनी शुद्ध हिंदी बोल दी, हस्तक्षेप, मतलब बताओ इनके फोर्स को अफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी से सोचो। ऑब्वियसली नॉट, क्यों नहीं करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसे ढकेलना चाहेगा, और ये इसका अपना इधर इस डायरेक्शन में ढकेलना चाहेगा। मान लीजिए ये वाली 10 न्यूटन लगाए, तो क्या होगा, ये ना तो इस साइड में जाएगा ना इस साइड में जाएगा, इनके रिजल्टेंट की ओर भाग जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखा नहीं है हमने कुछ भी, तो लिख लो, क्या लिख लो, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, the presence of other charges does not affect the mutual force between two charges. क्या बेटा, the mutual force between two charges, ठीक है। एक बार और समझे, क्या था, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। यही तो हमने सिखाया अभी
कि इन दोनों में जो म्यूचुअल फोर्स लगेगा उसमें इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। इन दोनों में जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसमें इसका कोई तीसरे का कोई काम नहीं। वही कहा ना, हम दो के बीच में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है, तो वही काम है, ठीक है। समझ में आया? बिंदास, ठीक है। चलिए और न्यूमेरिकल्स करें एक आध, अच्छे से समझते हैं। ये सुपर पोजिशन विद न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए करते एक आध और न्यूमेरिकल्स। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, चार्जेस Q1 इज इक्वल्स टू 1.5 मिलीकुलम, Q2 इज इक्वल्स टू 0.2 मिलीकुलम and Q3 is equals to minus 0.5 millicoulomb are placed at a points A, B, C respectively if R1 is equals to 1.2 meter and R2 is equals to 0.6 meter. Calculate the magnitude of resultant force on Q2. हिंदी में बोले तो क्या कहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो हमारे पास ये तीन चार्जेस दिए Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है, जो कि प्लेस किए हुए एट A, B एंड C, ठीक है, तीन कॉर्नर्स पे। और जो इनकी डिस्टेंस है R1 1.2 मीटर, R2 0.6 मीटर, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, मैग्नीट्यूड पूछा है ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। इस पे जो लगेगा तो निकाल लेते हैं पहले, हमने जैसे पहले न्यूमेरिकल किया था उसी के हिसाब से। इस पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे करके लिख लो, चाहे हमने F1 लिख लिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, वही के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, इनटू। अब हमसे क्या पूछा, Q1 हमारे पास कितना दे रखा है 1.5। अब मिलीकुलम की पावर होती है मतलब 10⁻³ इनटू। अब हमारे पास Q2 कितना दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये भी मिलीकुलम में दिया हुआ है। देखो ये भी मिलीकुलम में दिया हुआ है, तो वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब अपॉन सिंपल सा वही, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 है, कितनी दे रखी है 1.2 का, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व कर ले, 9 × 10⁹ इंटू 1.5 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6। कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख लेते हैं 1.2 इंटू 1.2, कोई दिक्कत नहीं। इससे पॉइंट से ये हट जाएगा, इस पॉइंट से ये हट जाएगा, ठीक है। ये 2 से काटेंगे 2 6 12, 3 से काटेंगे 3 2 6, 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से काटेंगे 3 1 3 4 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 3 5 15 इंटू, अब ये 10⁻⁹ है और ये 10⁻⁻6 है, 10⁻³ बचेगा अपॉन 4 × 2, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख लेंगे 15 इंटू। अब इसे क्या करेंगे, इसको 100 इंटू 10 में कर लेंगे, ब्रेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा 25 और इंटू 5, तो इसे लिख लेते हैं हम 3 इंटू, अब 3 × 5 में इसे कर लेंगे ब्रेक, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 25, 5 × 5 और इंटू 25, ये हो गया F21। इतना ही लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे अभी जो हम आगे करेंगे ना उस हिसाब से हम इसे इतना छोड़ रहे हैं, जिससे हम अभी आगे करेंगे तो हमें आसानी होगी इसे करने में। हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 3 × 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी जब हम आगे करेंगे ना तो इसे करने में आसानी होगी हमें, हमने इसलिए इतना ही छोड़ दिया, आगे कैलकुलेशन करी ही नहीं। अब सी, ठीक है, आगे निकालते हैं। नाउ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 निकालना है, के की वैल्यू 10⁻⁹ सेम लगेगा। अब हमारे पास, ठीक है, इसमें Q1 कितना दे रखा, देखो 0.5 और Q2 हमारे पास ये 0.2 लगा देंगे, ठीक है। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ और एज इट इज सेम 0.2 इंटू 10⁻³ क्या इंटू 3 अपॉन, अब देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.6 का होल स्क्वायर कर लेंगे, 9 × 10⁻⁹ इंटू 0.5 इंटू 0.2 10⁻⁻6
ठीक है, कोई दिक्कत? 0.6 इंटू 0.6, पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, कट कर लेंगे। 2 3 जा, 3 से ये गया, 3 3 जा 9, 3 से गया, 3 1 जा, 3 2 जा, क्या बचेगा? अब हमारे पास ये ऊपर 5 बचा, इंटू 10⁻³ बचेगा अपॉन 2, कोई दिक्कत? नहीं जी नहीं सर। अब ऐसे 10 इंटू 100 में कर लेंगे इसे ब्रेक, इंटू 2, 2 5 जा, तो इसका क्या हो जाएगा? 25। अब इंटू इसे 25 इंटू 4 में लिख लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 25 का होल स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता ही होता है। तो ए स्क्वायर हमारे पास कितना है? अभी हमने निकाला था 3 इंटू 25 का होल स्क्वायर था। अब इसका भी यहाँ पर क्या होगा? ए स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये है 25 का होल स्क्वायर इंटू 4 का बी होल स्क्वायर, ठीक, प्लस अब वही ए बी कॉस थीटा, ठीक है, वो लगाना है हमें, तो दिक्कत कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारा एंगल कितना बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो वो तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे हम 0 लिख लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं जी नहीं सर। अब ये देखो इसकी वैल्यू 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 हो जाएगी, इंटू ये 25 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक, एज इट इज यहाँ पर 4 4 जा 16 हो जाएगा, इंटू 25 की पावर 4 हो जाएगी, और ये भी 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? ये r 9 एज इट इज, ठीक है। अब 25 की पावर 4 हम ले लेंगे कॉमन, तो इसमें 9 बचेगा और यहाँ पर 16 बचेगा, इसकी पावर हमने क्या ले ली? कॉमन ले ली, ठीक। इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 की पावर 4, 25 की पावर 2 आएगा, इंटू ये 25, तो ये कितना हो जाएगा? 625 इंटू इसकी कितना होता है? 5, कर लेंगे। एफ आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्या आएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12, 5 6 जा 30 और 1 31। इसे हम लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू 3.125 इंटू 10⁻³ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अच्छे से मेहनत करिए यार, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हार्ड नहीं है, रेगुलर कीजिए, हर लेक्चर को देखिए, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, कोई साइड बुक है आपके पास तो उसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, ठीक है। और अगर किसी में भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा आगे लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है वो न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई दिक्कत, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो लास्ट में हम स्माइली बनाते हैं, बताइए आपको, और ये ऐसे इसके तरह मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, जिससे वो भी अच्छे से देख सके। अब देखो ये ना, इस नोटबुक पे पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, मैं क्यों पढ़ाता हूँ नोटबुक पे, इसका कारण ये कि देखो हमें ऐसा फील होता है ना कि कोई हमारे बराबर में बैठ के, जब हम नोटबुक पर ऐसे समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमें ऐसा फील होता है कि कोई यार हमारे पास में, हमारे बराबर में बैठ कर हमें समझा रहा है, हमें पढ़ा रहा है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए, ओके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ओके, टाटा, बाय बाय।